हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एक बार पुनः रिवीजन क्लास लेकर आ चुके हैं और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चर्चा करेंगे बच्चों। आप लोगों को बस साधारण मन से समझना है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि यदि आप लोग अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ यदि 4 लाइन का है तो 2 लाइन तो आप लिख ही आओगे बच्चों, है ना। चलिए, प्रोटीन क्या है बच्चों, तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन कहलाता है जो सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है ना। ये मुख्य रूप से पादपों में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है बच्चों। ये ऑक्सीजन है ना, कार्बन और नाइट्रोजन के तथा सल्फर के अल्प मात्रा से मिलकर बना होता है। ठीक, ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। प्रोटीन क्या है बच्चों, देखो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुई थी। यदि याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात प्रथम या अति आवश्यक। प्रोटियोस का अर्थ होता है प्रथम या अति आवश्यक। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। आप लोग यदि प्रोटीन आएगा तो ऐसे लिख सकते हो, उच्च अणुभार का नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो सभी जीव जंतुओं और पादपों में पाया जाता है। ये मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है बच्चों, जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में सल्फर है ना, इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को याद रखना है। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों, प्रोटीन किसका बहुलक है। ठीक है, तो जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन जो है बच्चों एमिनो अम्ल का संघनन बहुलक है। ठीक है, याद रखेंगे। पहला प्रश्न तैयार हो गया। प्रोटीन है क्या बच्चों, प्रोटीन एक उच्च अणुभार का नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो सभी जीव जंतुओं और पादपों के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में सल्फर भी पाई जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। जब बच्चों प्रोटीन को गर्म किया जाता है ना, तो उसका रासायनिक संगठन टूट जाता है और स्कंदित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। इसके विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होते हैं। यानी जो प्रोटीन है बच्चों है ना, ऊष्मा गर्म करेंगे या रासायनिक पदार्थ उसमें मिलाएंगे तो प्रभावित हो जाता है। प्रोटीन को गर्म करने अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, विकृत और स्कंदित होकर अविलेय हो जाते हैं बच्चों। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। कुल मिलाकर के कोई भी प्रोटीन होगा बच्चों, जैसे आपको ही यदि कोई थोड़ा बहुत है ना टॉर्चर करे तो आपके स्थिति में परिवर्तन होगा। ऐसे ही प्रोटीन को गर्म कर देते हैं या रासायनिक पदार्थों से क्रिया कराते देते बच्चों, तो जब क्रिया करा देते हैं तो ये अपना जो मूल गुण है वो खो देता है और स्कंदित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना क्या है, अपरिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक और तृतीयक संरचना में बदलाव आ जाता है। जैसे अंडे को आप लोग उबालते हैं, मैक्सिमम बच्चे अंडे खाते होंगे है ना, 10-20% नहीं खाते हैं, या जितने भी लोग नहीं खाते हैं वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अंडे आजकल आप लोग देखे भी होंगे, उबालते हुए तो देखे ही होंगे। जो खाते हैं तो उनको तो अच्छे से पता है कि जब अंडे को उबालते हैं तो वो पहले लिक्विड अवस्था में रहता है, फिर वो स्कंदित हो जाता है, संरचना बदल जाती है। प्रोटीन से बच्चों इसका विकृतीकरण हो जाता है ना। जब अंडे को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो अंडे की प्रोटीन अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बच्चों प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। अगला जो प्रश्न बच्चों, गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए जब प्रोटीन आपस में स्वयं में इस प्रकार से संरचित हो जाती है कि ये कुंडलन के आकार गोलाकार हो जाता है, तो बच्चों उसे हम रेशेदार मतलब गोलिकाकार नहीं होता। यदि गोलकाकार हो जाता बच्चों तो वो अपना गोलकाकार प्रोटीन कहलाता है, लेकिन एक लंबी श्रृंखला होती है तो वहाँ पर बच्चों रेशेदार प्रोटीन होता है। उससे सरल आप लोग यहाँ पर देखो, रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर बच्चों, ये आसान है थोड़ा सा, है ना। रेशेदार प्रोटीन क्या होता है, ये एमिनो अम्ल के रेखीय संघनन से होता है, मतलब एक लंबी श्रृंखला बनाती है। और एमिनो अम्ल बच्चों जब आपस में क्रॉस
है ना, एक दूसरे से जुड़ करके गोलाकार बना लेते हैं बच्चों, तो ये गोलिकाकार प्रोटीन हो जाते हैं। 2023 में पूछा गया था, हो सकता है 2026 में पूछ दे, इसलिए तैयार कर लेना। ये प्रबल अम्लों और क्षारों में विलय होते हैं बच्चों, तथा समान विलायकों H2O में अविलय रहते हैं, यानी प्रबल अम्ल और क्षार में घुल जाते हैं जबकि H2O में नहीं घुलते। ये जल, अम्ल और क्षार, लवण में सब में विलय होते हैं। रेखीय प्रोटीन श्रृंखलाएं एक दूसरे के अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध में से बंधे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, रेशेदार प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, तो बच्चों हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गोलिकाकार प्रोटीन बच्चों हाइड्रोजन, देखो प्रोटीन अणु के त्रिविमीय आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थिर रहता है। इसमें क्या बच्चों अंतर आणविक रहता है, इसमें त्रिविमीय। ठीक, ये याद रख लेना। तो ये वाला थोड़ा सा सरल है, इसे आप लोग तैयार कर लेना। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे कठिन है तो इसे आप लोग, ये तो थोड़ा गलत ही है रेशेदार प्रोटीन, क्योंकि रेशेदार प्रोटीन में गोलाकार तो होता ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस लिखने का थोड़ा गलत हो गया है। वैसे यहाँ पर हम कहें तो कुल मिलाकर रेशेदार प्रोटीन का गुण का वर्णन किया कि रेशेदार प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो गोलाकार बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेप्टाइड बंध, है ना। देखो बच्चों, पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो COOH समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु का निष्कासन द्वारा बनता है। ये दो एमिनो अम्ल की इकाई को एक पेप्टाइड अणु से जोड़ देती है। देखो बच्चों, पेप्टाइड बंध होता क्या है, जैसे हमारे पास दो एमिनो अम्ल है, ठीक है, एक एमिनो अम्ल का हम क्या करते हैं COOH और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 लेते हैं और उसमें से हाइड्रोजन निकाल देते हैं बच्चों, तो वो आपका बनने वाला बंध होता है, वो पेप्टाइड बंध होता है। जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का है NH2 CH2 COOH, COOH मतलब ये COOH, ठीक है। इसकी क्रिया हम एलानिन से करा देते हैं। एलानिन का सूत्र होता है बच्चों अपना, हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं NH2 रहता ही है, ठीक है, NH2, ठीक, और फिर इसमें बच्चों अपना CH3 CHCOOH। अब होता क्या है बच्चों, बस ये अपना O और यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये जो OH है ये आपस में क्रिया करता है और H2O निकाल देता है बाहर, ठीक है। क्या करता है, H2O माइनस H2O बाहर निकाल देगा, तो बनेगा क्या बच्चों, देखना NH2 है ही है, फिर CH2 है ये बच्चों, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा है, OH हट जाएगा और आपका यहाँ से एक H हट गया बच्चों, तो डायरेक्ट NH यहाँ पे जुड़ गया, NH डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ गया, फिर ये अपना CH CH3 है, COOH है, ठीक। यहाँ पे जो बंध बना बच्चों इसी को बोलते हैं हम पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड बंध। ये कौन सा यौगिक था, ये ग्लाइसिन था। क्या था बच्चों, ग्लाइसिन। ये कौन सा यौगिक है, ये है एलानिन। जो चैप्टर नंबर बच्चों 10 है जैव अणु, ये सीधा सीधा याद करने वाला है। इसमें यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, नहीं तो कुछ याद, अब भाई ये यौगिक याद ही करना पड़ेगा, ये यौगिक याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा। बाकी यदि ये बन गया तो फिर ये बन जाएगा, बल्कि, है ना। तो बच्चों जब एक अल्फा एमिनो अम्ल का COH समूह और दूसरा अल्फा एमिनो अम्ल का NH2 समूह आपस में क्रिया करता है और H2O विस्थापित करते एक बंध बनाता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध, ठीक, क्लियर, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला देखिए बच्चों, प्रोटीन अल्फा एमिनो का पॉलीमर, इसको हमको नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। विकृतीकरण के बारे में बात करें तो प्रोटीन का विकृतीकरण हमने बताया कि प्रोटीन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, ऊष्मा पर निर्भर करता है, रासायनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। जब किसी भी प्रोटीन को क्या करते हैं, या तो उसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, या उसमें रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो उसके अंदर की जो अभिक्रिया संपन्न होने से बच्चों एक प्रकार से स्कंदित हो जाता है, अपने मूल संरचना से विकृत हो जाता है। ये परिघटना आपका प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। ये आप लोगों को हमने बताया कि इससे अंडे को उबालते हैं तो उसकी प्राथमिक संरचना तो नहीं बदलती, लेकिन द्वितीयक तृतीयक संरचना बदल जाती है। ये प्रक्रिया बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। तो एक बार जो पढ़ लो, दोबारा पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है।
यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 4 प्रोटीन का नाम जो बच्चों आप लोगों के जीवन में बहुत ज़रूरी है वो याद कर लो। जैसे हीमोग्लोबिन हर एक बच्चा से बनता है। हीमोग्लोबिन यह रक्त में पाया जाता है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है जो फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का संवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन हर एक व्यक्ति के शरीर में, हर जीव के शरीर में, हर जंतुओं के शरीर में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फेफड़ों से रक्त को विभिन्न भागों तक ले जाता है बच्चों। मायोसिन क्या करता है? ये प्रोटीन ही है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है, हिपेरिन प्रोटीन है, पेप्सिन प्रोटीन है। तो मायोसिन यह मांसपेशियों में पाया जाता है। यह मांसपेशियों के संचालन, मायोसिन मतलब मांसपेशियों के संचालन के लिए काम करता है, ठीक है। पेप्सिन यह शरीर के आहार नाल के अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन बच्चों कहाँ? शरीर के आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? फेफड़े से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। मायोसिन क्या करता है? मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। पेप्सिन क्या करता है? शरीर के आहार नाल में आमाशय में पाया जाता है जो भोजन को पचाने में काम करता है। फाइब्रोनोजेन जो पाया जाता है बच्चों, जैसे आपके शरीर में घाव लग गया, रक्त आता है और तुरंत थक्का बनाता है, वो किसके कारण? फाइब्रोनोजेन होता है। एक हिपेरिन प्रोटीन होती है जो शरीर के अंदर पाई जाती है। शरीर, देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे बनना चाहिए, लाजमी है, आप लोगों को ये मन में आना चाहिए कि जैसे शरीर के बाहर रक्त आता है तो थक्का बन जाता है, लेकिन अंदर रहता है तो थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि अंदर भी एक प्रोटीन है जो थक्का बनाने से रोकता है, वो हिपेरिन होता है। और बाहर आए तो फाइब्रोनोजेन काम करने लगा। मतलब जब रक्त अंदर है तो हिपेरिन काम करता है, बोलता भैया रक्त थक्का मत बनना, तू चलते रह, तू चलते रह, तू चलते रह। लेकिन बच्चों फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है, वो जैसे ही रक्त बाहर आता है तो इसका काम है, ये कहता है भैया अब तू क्या कर, थक्का बन जा। ठीक है, चीज़ें क्लियर? याद रखिएगा बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड की लंबी श्रृंखला बहुलक होती है, इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल तो बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन डीएनए और आरएनए पूछा जाता है। जैसे डीएनए का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिलिपिकरण के विशिष्ट गुण तथा 2 डीएनए रज्जु की पुत्री कोशिका को स्थानांतरित होने के कारण होता है। बच्चों डीएनए जो होता है, जानते हैं कि जैसे किसी के पिता होने की पुष्टि की जाए तो डीएनए मैच किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, है ना। उनके गुणों को स्थानांतरित करने का काम जो है बच्चों वो डीएनए के माध्यम से होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो न्यूक्लिक एसिड से उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन डीएनए आरएनए से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, तो हम डीएनए आरएनए की अंतर के बारे में बात करें तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीएनए बच्चों द्वि हेलिक्स संरचना होती है, आरएनए में एकल हेलिक्स संरचना पाया जाता है। डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा होता है। अच्छा, डीएनए में बच्चों थायमीन होता है और इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन 4 बच्चों, है ना, क्षार बेस, क्षार होते हैं, बेस यानी क्षार। 4 होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। और इसमें बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। यह साधारणतः नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बच्चों? नाभिक में पाया जाता है। आरएनए साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। यह पैतृक गुणों के वाहक के रूप में कार्य करता है। पैतृक गुण के वाहक के रूप में मतलब पिता के गुण को है ना अगले पीढ़ी तक भाई ले जाने का काम करता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आरएनए जो है बच्चों प्रोटीन निर्माण करता है। प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है। जो डीएनए होता है वो क्या करता है बच्चों? प्रत्येक एंजाइम को क्या करता है? एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है। यह केवल संदेश वाहक का कार्य करता है बस। आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो याद कर लोगे बच्चों डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए द्विहेलिक्स संरचना होती है, एकल हेलिक्स होती है। इसका
इसका बच्चों पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है ना। इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ थायमिन होता है। इसमें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है बच्चों। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। आरएनए जो है साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोम में पाया जाता है। डीएनए पैतृक गुणों को वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी पिता के गुण को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। आरएनए क्या करता है बच्चों, प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। तो 3-4 अंतर आपसे बनना चाहिए। डीएनए अंगुली छापन क्या है बच्चों, जैसे उंगली फिंगरप्रिंट आप लोगों को पता है ना। आज भी कहीं पे यदि कोई घटना हो जाए तो फिंगरप्रिंट सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं, फिंगरप्रिंट, क्योंकि फिंगरप्रिंट क्या है बच्चों, ये डीएनए से फिंगरप्रिंट क्या करते हैं, पूरा स्कैन कर लेते हैं। प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होता है, मतलब ये जो अंगुलियां हैं बच्चों, इनमें जो रेखाएं हैं ये सबसे अजीब और अटपटे होते हैं, किसी भी व्यक्ति का मैच नहीं करता। इन्हें किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी व्यक्ति में डीएनए का अनुक्रम अद्वितीय होता है। डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। डीएनए अंगुली छापन का अर्थ क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को पहचान में लाना बच्चों तो डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका उपयोग महत्व किसी व्यक्ति का पैतृकता को निर्धारित करने में, पैतृकता मतलब इसका पुत्र है कि नहीं, तो हम उस पर बच्चों क्या करते हैं, डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग करते हैं। किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान बच्चों तथा जवानों के डीएनए की तुलना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति कहीं पे है ना, किसी हादसा में शहीद हो जाए या मतलब इस संसार से चला जाए, तो फिर यदि उसकी चेहरा समझ में नहीं आती है, जैसे कभी कहीं मान लो कोई आपदा ही आ गया है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग जल गए, अब कैसे पता चलेगा कि डेड बॉडी किसकी है। तो उस डेड बॉडी के लिए बच्चों क्या करते हैं, डीएनए मैच कराते हैं कि आपका डीएनए और इस बॉडी का डीएनए मैच यदि कर रहा है, डीएनए मैच कर गया मतलब वो उन्हीं का पैतृक गुण पाया जाता है बच्चों, समझ रहे ना। चाहे उसका पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके आधार पर उनके गुणों की तुलना कर ली जाती है। विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज्यूटेरायन किसे कहते हैं। ज्यूटेरायन मतलब 2 आयन हो जो उभयधर्मी दर्शाए, एक क्षारीय गुण भी हो और एक अम्लीय गुण भी हो, तो बच्चों अपना वो ज्यूटेरायन कहलाता है। मतलब जैसे COO निगेटिव है और यहाँ पर बच्चों NH2 भी है, तो आपका क्षारीय गुण भी उपस्थित हो, है ना, यानी एक प्रकार से क्षारीय स्वभाव भी हो और बच्चों अम्लीय स्वभाव दोनों। जैसे देखो द्विध्रुवीय व ज्यूटेरायन संरचना के कारण एमिनो अम्ल के उभयधर्मी प्रभाव स्वभाव के होते हैं। एमिनो अम्ल का अम्लीय स्वभाव NH3 समूह के कारण तथा क्षारीय गुण COOH निगेटिव समूह के कारण, जैसा कि निम्न में दर्शाया गया है। देखो बच्चों सिंपल है कि यदि COH समूह हावी होगा, ज़्यादा है, वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और यदि कम है बच्चों तो वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो अम्लीय गुण का मतलब है बच्चों हाइड्रोजन त्याग दे, तो वो अम्लीय गुण है। जैसे यानी NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, NH3 पॉजिटिव यदि एक H को त्यागता है, यहाँ से H त्याग दिया तो NH2 बना लिया, तो जब इसने H को त्यागा बच्चों तो अम्लीय गुण दर्शाया। वहीं पे बच्चों COH निगेटिव है यहाँ पे, तो H को ग्रहण कर लिया तो ये क्षारीय गुण है। वैसे अम्लीय गुण और ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि बच्चों यदि आपका हाइड्रोजन त्यागता है तो वो अम्लीय गुण होता है, यदि वो हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो वहाँ पे क्षारीय गुण होता है। जैसे यहाँ पे NH3 और CO नेगेटिव है, तो एक आपका अम्लीय और एक आपका क्षारीय यहाँ पे समूह उपस्थित है, जिसके कारण से उभयधर्मी प्रकृति का है बच्चों। अब यहाँ पर यदि H को इन्होंने त्याग दिया, जैसे NH3 पॉजिटिव था, एक H को त्याग दिया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन को त्यागा है ना, OH के साथ H2O बना लिया। तो जब हाइड्रोजन त्यागा जाता है तो अम्लीय गुण होता है बच्चों, और जब हाइड्रोजन यहाँ पे ग्रहण कर लिया गया तो वो आपका क्षारीय गुण हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइड बंध बताओ। अब ये ग्लाइकोसाइड बंध जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। 2 मोनोसेकेराइड अणु आपस में बंध बनाते हैं बच्चों, जिसे हम ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। जैसे सुक्रोज का निर्माण जो होता है अल्फा ग्लूकोज के C1 तथा बीटा
फ्रक्टोज के C2 से ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा निर्माण होता है। तो जब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स में बंध बनता है वहाँ पे आपका ग्लाइकोसाइड बंध होता है। एंजाइम की परिभाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे आप लोग देख लो। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का क्या करता है बच्चों, है ना, जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन युक्त आपका बच्चों कार्बनिक यौगिक ही है जो भोजन में पाचन, श्वसन आदि क्रियाओं को क्या करता है बच्चों, उत्प्रेरित करता है। विटामिन का उपयोग ये तो आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव में करा दिया है, आप लोगों से बनना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, है ना। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन में अंतर यदि पूछ दे बच्चों, तो अल्फा एमिनो अम्ल का जब आपस में संघनन होता है तो प्रोटीन का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड का एकलक है और इससे जब बनता है तो बहुलक है। ठीक है बच्चों, यानी एकलक आपस में मिलकर के बहुत सारे अणु, है ना, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है बच्चों, रंगहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, ज्यूटेरायन तो मैंने बता ही दिया बच्चों। ज्यूटेरायन किसे कहते हैं कि एमिनो अम्ल में NH2 और COH दोनों समूह रहता है, जिस कारण ये उदासीन होता है बच्चों, इस कारण से इसको ज्यूटेरायन कहते हैं। यानी जिसमें बच्चों दोनों प्रकार का आयन हो, ज्यूटेरायन होता है। प्रोटीन का विकृतीकरण बता ही दिया कि प्रोटीन को गर्म कर दें या किसी रासायनिक से पदार्थ से क्रिया करा दें बच्चों, तो जब क्रिया कराते हैं तो वो अपने मूल गुण को त्याग देते हैं, वो आपका, है ना, स्कंदन के रूप में हो जाते हैं, वो प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। आवश्यक एमिनो एसिड किसे बोलते हैं, जो हमें शरीर में बच्चों आवश्यकता होती है। टोटल, है ना, 20 प्रकार का आवश्यक टोटल 20 एमिनो अम्ल की जरूरत होती है, जिसमें बच्चों 10 हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और 10 हम बाहर से किसी न किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे भोजन लिए तब वो उत्पन्न हुआ बच्चों। तो आवश्यक एमिनो एसिड वो एमिनो एसिड है जो मानव शरीर में स्वयं नहीं बनता, इन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। और अनावश्यक एमिनो एसिड ये ऐसे एमिनो एसिड है बच्चों जो शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है, इसमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। जैसे एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड है, प्रोलाइन है, सीरीन है, टाइसोइन है, मतलब 1-2 याद कर लेना। बाकी आप लोग हिस्टाडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, ये सब हम भोजन के रूप में, है ना, बाह्य माध्यम से प्राप्त करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो आवश्यक एमिनो अम्ल जिसे हमें बाहर से भोजन के रूप में, है ना, ग्रहण करके लेना पड़ता है बच्चों, और अनावश्यक हो जाएगा जो हमारे शरीर में स्वतः संश्लेषित हो जाता है, वो आपका अनावश्यक एमिनो एसिड होता है। बाकी यहाँ पर बच्चों विटामिन की बात की जाती है तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक वसा में विलेय विटामिन, जैसे विटामिन B और C वसा में विलेय हो जाता है बच्चों, लेकिन जबकि क्या होता है, वसा में विटामिन B और C जल में मिलता है, वही तो मैं बोल दिया भाई, B और C जो है जल में मिलता है, जबकि A, D, E, K ये आपके बच्चों वसा में मिलते हैं। तो ऐसे विटामिन जो वसा में विलेय हैं उसको हम वसा में विलेय विटामिन के नाम से जानते हैं, और ऐसे विलेय विटामिन बच्चों जो जल में है, जैसे विटामिन B और C जल में विलेय हो जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट